मैं उसी से ही शादी करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता था। अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर मैं पहुंचा तो वो घर के बाहर आई और वो बोली कि हु आर यू। मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं सक्सेसफुल था। पापा चले गए, पापा के जाने के बाद में गर्लफ्रेंड आई, वो गर्लफ्रेंड भी चली गई, तो वो दुख नहीं सहा जाता है जिसके साथ में ऐसा हुआ होगा। शादी हुई, शादी होने के बाद में भी मेरा वही एटीट्यूड, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। जिस गर्लफ्रेंड को मैं चाहता था वो लौट कर वापस आई और उसने बोला कि पीयूष, आपने पैसा और सक्सेस कमाने वाली कई सारी स्टोरी सुनी होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, सफलता आपके कदम चूम रही होती है, तब आपको इन्हें कैसे संभालना है। नमस्ते, मैं पीयूष सोमानी, मैं ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का फाउंडर, CEO, MD हूँ। मैं नासिक, महाराष्ट्र से आया हूँ और जो स्टॉक्स के इस मंच पर मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे कंप्यूटर से नफरत करने वाला एक लड़का आगे चल के एक सॉफ्टवेयर की कंपनी खड़ी करता है और कैसे 2500 रुपए की नौकरी करने वाले ने हजारों लोगों को नौकरी दी है, कैसे करोड़ों का एक एम्पायर खड़ा किया है। तो ये 1997 की बात है। मैं गया पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बहुत क्लियर था माइंड में कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो है सब ने मुझसे यही कहा था कि हम सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तू भी पीयूष मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर। मेरी अपनी कोई इच्छाएं तो थी नहीं, मैं भी अपने दोस्तों की तरह मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था और कंप्यूटर से नफरत थी। मैंने बचपन में ही, जब रामायण महाभारत का जमाना था, तो उस समय पे मैंने टीवी पे देखते देखते देखा कि भीष्म प्रतिज्ञा कुछ होता है। मैंने भी एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जिंदगी में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। पता नहीं किस कारण से मेरे मन में कंप्यूटर की नफरत हो गई थी, मैं कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। गया मैं पुणे यूनिवर्सिटी के उस स्टेज पर और एडमिशन लेने का समय आया। जैसे जैसे मेरा नंबर पास में आ रहा है, मैं स्टेज पर चढ़ रहा हूँ। मेरा स्टेज पर चढ़ना और मुझसे पहले जो लड़का स्टेज से उतरा, वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी सीट्स खत्म हो चुकी थी पुणे यूनिवर्सिटी में। अब मैं स्टेज पर गया, मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। हड़बड़ाहट में मैंने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया। नीचे आया, पापा ने पूछा क्या हुआ, मैं बोला पापा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेना पड़ गया करके। पापा भी दुखी हो गए, मैं भी दुखी हो गया कि पापा की भी इच्छा थी कि बेटा मेरा एक सपना लेकर बैठा था कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है और नहीं बन पा रहा है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उस दिन मैं भी रोया, पापा भी दुखी थे। मैं देख रहा हूँ वो चाय पी रहे हैं, चाय पीते वक्त भी उनके गले से एक घूंट भी नीचे नहीं उतर रहा है क्योंकि दुख हो रहा है उनको भी। मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा कॉलेज में, पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा। 1 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करके ऑल क्लियर होने के बाद में मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी को कुछ और पसंद था, मेरी किस्मत को भी कुछ और पसंद था। रिजल्ट जब सामने आया मेरे फर्स्ट ईयर का और मैंने देखा तो मैं फेल था और मैं अब एडमिशन नहीं ले सकता था कॉलेज में। 1 साल मुझे घर बैठना था। पापा आए, पापा भी खूब दुखी हुए। कुछ दिनों तक उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन फिर उसके बाद में वो मुझको लेकर गए, अलग अलग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में डालते चले गए। लेकिन मैं जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता, वहाँ से मैं निकल कर आता और उन्हें आकर बता था कि ये इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया मेरे साथ में कि एक दिन आए और स्लिप मेरे हाथ में पकड़ाई और बोला कि ये देख, मैंने इस ट्यूशन के मैंने 2000 रुपये भर दिए, इस इंस्टीट्यूट के मैंने 2000 रुपये भर दिए। मैंने हाथ में देखा अपने और देखने के बाद मैं बोला कि पहले ही मैंने इनके इतने पैसे बर्बाद किए हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं गया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर जाने के बाद में मैं बैठा, वहाँ पर मुंह मेरा ठीक नहीं था, मूड तो बिल्कुल ही बैंड बजी हुई थी मेरे मूड की कि नहीं पढ़ना है। मैं कसम खा चुका हूँ कि जब कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना है तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये। लेकिन 15 दिन मैंने उस इंस्टीट्यूट में निकाले और उसके बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बना हूँ तो इसी फील्ड के लिए बना हूँ। कंप्यूटर के अलावा मेरे जिंदगी में दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर मैं जब इंजीनियरिंग में लौट कर गया तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ने पूरा करिकुलम चेंज कर दिया। हर सेमिस्टर में एक एक सब्जेक्ट ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कि जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, और मैं जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट छोड़कर उस कंप्यूटर का सब्जेक्ट
मैं सिलेक्ट कर लेता। तो इंजीनियरिंग खत्म होते होते तक ये हो गया कि मैं आधा कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, आधा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गया, आधा कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इंजीनियरिंग से बाहर आते ही एक जगह पर मैं इंटरव्यू देने चला गया। बॉम्बे में एक कंपनी थी, वहाँ पे इंटरव्यू देने गया। उनको मैं काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने सीधे नौकरी ऑफ़र कर दी मुझको। मेरी पहली नौकरी जो थी वो ₹2500 पर मंथ की नौकरी थी। बॉम्बे में जॉब कर रहा था, तो स्वाभाविक है मैं अपना घर लेकर कोई रह नहीं सकता था वहाँ पे, तो मामा जी के घर पर रह रहा था। तो मेरे सबसे बड़े मामा जी, वो मेरे साथ में बैठते और सवाल पूछते मुझसे, पीयूष कि ये क्या कर रहा है तू, जो जॉब कर रहा है इसमें क्या कर रहा है? तो उनको मैं बताता था कि ऐसे ही छोटा-मोटा सा मेरा कुछ जॉब है कि यहाँ से परचेज़ का डिपार्टमेंट सँभालना है, सामान लाकर देना है कंपनी को अपने हर तरीके से जगह से। तो मामा जी ने मुझसे कहा कि ये क्या कर रहा है तू? कंप्यूटर का ज़माना है और ये कैसा छोटा-मोटा परचेज़ डिपार्टमेंट का जॉब तू कर रहा है करके। कुछ बिज़नेस की आइडिया सोच, जा नासिक जा और सोच और कुछ बड़ा कर। मैं नासिक पहुँचा, पापा भी मुझको यही कहते, पापा बैंक में थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे, तो मुझसे कहते थे कि तू कुछ सोच, तेरे को एक कंप्यूटर खरीद के दिया है, कुछ अच्छा बड़ा सोच, कंप्यूटर को लेके तू कुछ कर। तो अब तक तो कंप्यूटर की चाहत मेरे अंदर भी जनरेट हो चुकी थी, लेकिन मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था उस समय पे कि मैं 22-23 साल की एज में कोई क्या सोच के शुरू करे। तो मैंने फिर एक दिन मैं बैठा था घर पर, कुछ काम नहीं था, 1 डेढ़ महीना हो गया था बॉम्बे का जॉब छोड़कर आए हुए, और एक दोस्त आया। दोस्त आकर मुझको बोला कि पीयूष, मुझे यहाँ से दूर जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो तू पीछे बैठेगा क्या मेरे? तो मैं बोला चलो। उसकी स्कूटर के पीछे मैं बैठ गया और इंटरव्यू देने हम पहुँच गए नासिक में एक जगह पर। वहाँ पर पहुँचे तो वेटिंग रूम में हम बैठे हुए थे, सारे के सारे लोग वहाँ पर, काफ़ी लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे। तो काफ़ी समय से हम बैठे रहे वहाँ पर, तो उतने में ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त उठकर वॉशरूम में चला गया और उतने में अंदर से कंपनी के साहब बाहर आए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कौन-कौन लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए? तो मैं बोला, सर ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मेरा दोस्त जो है, हम सबसे पहले आए थे, तो वो वॉशरूम के अंदर गया है। आप प्लीज़ रुकिए थोड़ी देर के लिए, वो आएगा तो मैं उसको अंदर भेजता हूँ करके। तो बोले तब तक तुम अंदर आ जाओ करके। तो मैं चला गया अंदर और अंदर जाकर मैं उनके साथ में बैठा, तो बढ़िया गुफ्तगू हुई हमारी। इंटरव्यू जैसा कुछ लगा ही नहीं, हम बिल्कुल एन्जॉय करते रहे अगले 15-20 मिनट तक, तो बहुत अच्छा मज़ेदार उनके साथ में इंटरैक्शन रहा और उन्होंने मुझको ऑफ़र दे दिया कि तुम हमको जॉइन करो करके। फिर पूरी कंपनी घुमाने के लिए लेके गए। तो मैं जब बाहर आया उनके साथ में, तो सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे जो इंटरव्यू देने आए थे और वो जानते थे कि मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ़ उसके साथ में टाइम पास करने के लिए आया था। लेकिन वो देख रहे हैं कि मुझको जॉब ऑफ़र की जा रही है, मुझको पूरी कंपनी दिखाई जा रही है, तो मैंने फिर सर को रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले हाँ, मैं बाकी सबका भी इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, लेकिन पहले तुझको पूरी कंपनी दिखा दूँ कि हम इस कंपनी में करते क्या है करके। फिर बाद में मेरा दोस्त अंदर गया, उसकी भी जॉब कन्फर्म हो गई, वो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे उस दिन, वो सबकी जॉब कन्फर्म हो गई। तो शुरुआत हुई, एक अच्छी शुरुआत हुई नासिक में। ₹4000 पर मंथ का हमारा ये जॉब था। फर्स्ट मंथ में मैं जब पहले महीने में जब वहाँ पर पहुँचा, मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल वहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सर्वर क्या होता है यही पता नहीं था। लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े सर्वर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं आता था। 1, 2, 3 महीने होते-होते मैं वो सारा काम सीख गया। 10 महीने होते-होते तो मैं 10 अलग-अलग बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करना मैंने शुरू कर दिया। मन में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी किसी लायक हूँ, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अपने कॉलेज के दोस्तों को जमा किया, भाई सब आओ, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और हमने डिसाइड किया कि हम बिज़नेस शुरू करेंगे। तो हमने 7 लोगों ने मिलकर बिज़नेस शुरू किया और कॉलेज रोड पे एक हमारा एक दोस्त हुआ करता था, नासिक का कॉलेज रोड है, किंडरगार्टन था उनका। किंडरगार्टन में उन्होंने हमको एक छोटा-सा कमरा दे दिया और बोले कि ये 20-21 घंटे तो ये कमरा आपका ही है, लेकिन 3 घंटे जो सुबह वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, तो आपको उस समय आपको एक कमरे के अंदर बंद हो जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से शुरुआत हुई हमारी कंपनी की, मेरे बिज़नेस की, छोटे-छोटे बच्चों के बीच में, प्यारे-प्यारे बच्चों के बीच में। तो पहला ही महीना था हमारा और हमारा जो सबसे बड़ा कस्टमर था, उस एक ही कस्टमर था, तो उसने सीधे ₹80,000 मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिए। हम सब 4-4 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे थे और अचानक से ₹80,000 बैंक में आ गया हमारे। क्या खुशी का माहौल था, बिल्कुल पार्टी।
और कुछ ही महीने हुए, हमारे अकाउंट में हर महीने 9-10 लाख रुपए आ रहे थे। पैसे के आते ही पार्टनर्स में भी थोड़ा-सा मनमुटाव होने लग गया, स्वाभाविक है। 2 पार्टनर्स पहले अलग हो लिए, फिर उसके बाद में 3 पार्टनर्स जो थे, वो थोड़ा-सा नाराज़ रह रहे थे मुझसे। होता यूँ था कि कोई भी अमेरिकन कस्टमर, ब्रिटिश कस्टमर आता, कुछ भी बात करता, तो मैं तुरंत कमिटमेंट कर देता। तो वो बोलता था कि, "क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे?" मैं बोलूँ, "यस, कर लूँगा।" "क्या तुम वो काम करोगे?" मैं बोलूँगा, "यस, ये काम भी मैं कर लूँगा।" और जब पार्टनर्स पूछते कि तूने किससे पूछकर कमिटमेंट दी, तो मैं बोलता था कि यार सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय पे मुझको उसको जवाब देना था। पैसा बढ़ रहा था, हम कमिटमेंट पे कमिटमेंट किए जा रहे थे, हर कमिटमेंट को ऑनर करे जा रहे थे। कमिटमेंट ऑनर करते कस्टमर और पैसे भेज रहे थे। लेकिन इस पैसे ने आते ही हमारे बीच में तनाव खड़ा कर दिया। 3 पार्टनर्स जो बचे थे वो भी बिज़नेस से बाहर हो गए। अब मैं अकेला रह गया। लेकिन जितना भी स्टाफ हमारा बन चुका था उस समय, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर ये कहा कि हमको पीयूष की लीडरशिप पसंद है, हम पीयूष के साथ में काम करेंगे। स्टाफ खुश था, मैं भी खुश था। हम खूब मेहनत करे जा रहे थे, खूब मेहनत करे जा रहे थे, खूब पैसा कमाए जा रहे थे। यूके में 2 कंपनीज़ एक्वायर कर ली, यूएस में 1 कंपनी एक्वायर कर ली, वो बड़ी होती जा रही थी। लेकिन इस बीच में मेरा ईगो भी बढ़ते जा रहा था। तो हुआ यूँ कि हमारी जो एचआर हेड थी, उसने मेरी एक इंसल्ट कर दी एक दिन, बोल दिया मुझको कि पीयूष, तुम बस जो करते हो वो सही नहीं करते हो, गलत करते हो। अलग-अलग शब्दों में बोला उस समय पे और मेरा ईगो हर्ट हो गया क्योंकि मैं पैसा कमा रहा था, करोड़ों में बिज़नेस का टर्नओवर पहुँच चुका था। तो मैंने सीधे-सीधे उसको बोल दिया कि कल से तुम ऑफ़िस में नहीं आओगी और मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया वहाँ से। वो तो जैसे ही एचआर हेड घर पे चली गई, फिर हुआ यूँ कि उसी दिन के बाद से लगातार 6 महीने का समय ऐसा बीता कि एक कस्टमर ने भी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करी। मेहनत तो मैं खूब कर रहा था, मैं लोग हायर कर रहा था, मेरे पास में पहले से कमाया हुआ कुछ पैसा था, मेरे बैंक अकाउंट में था, पापा के बैंक अकाउंट में डाल रखा था, मम्मी के अकाउंट में था, बहनों के अकाउंट में था। अगले 6 महीने तक सारा पैसा निकाल-निकाल कर मैं सैलरीज़ दे रहा हूँ। समझ में आ गया कि कहीं न कहीं पे मैंने कुछ तो गलती करी है और मैं गया 6 महीने के बाद में 2006 की दिवाली का वो पीरियड था, तो लक्ष्मी पूजन से बस कुछ ही दिन पहले-पहले मैं उसी टीम मेंबर के घर पर गया और मैंने उसके पैर पकड़ लिए कि तू चल, ऑफ़िस चल, मुझसे गलती हो गई, तूने जो भी बोला मेरा ईगो भड़क गया, मैंने तुझे टर्मिनेट किया, अब तू वापस वो खूब गालियाँ दे रही है मुझको कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम खराब हो, ये हो, मैं पैर पकड़ रहा हूँ उसके कि तू चल। लेकिन वो बाद में जब उसने आप बोलना शुरू कर दिया तो मैं बोला कि ये तो आएगी, पक्का आएगी ऑफ़िस में। अगले दिन से उसने ऑफ़िस में आना शुरू किया और बिल्कुल कोई इसको फ़िल्मी समझेगा बिल्कुल कि लक्ष्मी पूजन का समय है और वहाँ से सारे कस्टमर्स की पेमेंट आना शुरू हो गई। जो 6 महीने से अटकी हुई थी सारी बातें, वो सब क्लियर होना शुरू हो गई और गूगल पर मेरी यूके की दोनों कंपनीज़, अमेरिका की मेरी कंपनी हर कीवर्ड के लिए ऊपर आना शुरू हो गई। जितने भी लोग इंटरनेट जानते हैं, आप गूगल में जो सर्च करते हो, तो गूगल जो नीचे देता है, वो उस समय पे हम लोग अपने कीवर्ड्स को ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। मेहनत में तो कभी मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। वो जो पीरियड था मार्च से लेके तो अक्टूबर 2006 का कि कोई भी कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं और मेरी टीम 18-18 घंटा बैठकर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे थे बिल्कुल कि कैसे मेरी वेब होस्टिंग कंपनीज़ को ऊपर लाया जाए, कैसे हमारा यूके डेटा सेंटर है या यूएस डेटा सेंटर है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए। और रातों-रात बदल हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया बिल्कुल। लक्ष्मी पूजन के समय पे वो समय था कि जब मैंने एक नारी को इज़्ज़त दी, इज़्ज़त के साथ उसको वापस ऑफ़िस में बुलाया, वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। सबक मिला कि किसी भी महिला का, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, वरना जो होता है, वो सब कुछ तुमको ख़त्म करता है। मुझे वो एहसास हो गया कि जो रामायण में देखा था कि जो रावण के साथ में हुआ, वैसा ही हाल मेरा भी हो सकता था अगर मैं माफ़ी माँगकर उसको वापस नहीं बुलाता तो। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। अचानक एक समय आया और मैं मीटिंग में बैठा हूँ, शाम का समय था, मैं मीटिंग कर रहा हूँ और फ़ोन आया एक डॉक्टर का कि आप जल्दी से एक हॉस्पिटल में आ जाओ,
यहाँ पर आपके पापा एडमिट है करके। तो मैंने 10-15 मिनट का वो समय लगाया अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते, फिर मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, पहुँचा उस हॉस्पिटल में, देखा मेरे सामने तो पापा का शरीर डबल हो चुका था बिल्कुल, कि जो वो सुबह गए और शाम को मैं देख रहा हूँ तो मैं हैरान परेशान। पापा बोल रहे हैं मुझे यहाँ से निकाल करके, कोई संभाल नहीं पा रहा है डॉक्टर। तो बोला पापा आप टेंशन मत लो करके, मैं बेहतर से बेहतर डॉक्टर को लेके आऊँगा, और एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। तो एम्बुलेंस उस समय पे कोई अवेलेबल नहीं थी। तो मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो मेरी गाड़ी को ड्राइवर लेकर गया है हमारे किसी फॉरेन के स्टाफ मेंबर को होटल में ड्रॉप करने के लिए। बोले अरे कौन बेवकूफ़ कहाँ पे लेकर चला गया। उस समय पे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मेरी गाड़ी वो लेकर क्यों चला गया करके। फिर अभी एक दूसरे स्टाफ मेंबर को बुलाया, बोला तू गाड़ी लेके आ जल्दी से। वो गाड़ी लेकर आया। पापा का शरीर भारी हो चुका था। मैं उसको उनको जैसे-तैसे उनको गाड़ी के अंदर मैंने कैसे तो भी अंदर डाला, और डॉक्टर एक तरफ बैठा था, मैं एक तरफ बैठा था, और डॉक्टर बार-बार बोल रहा है कि अंकल, अंकल होश में आओ, अंकल होश में आओ। मैं डॉक्टर को बोल रहा है, डॉक्टर शांत रह, पापा मेरी गोद में हैं। मैं जब तक मेरे पापा के साथ में हूँ, मेरे पापा का कोई बाल-बाका नहीं कर सकता है। तू चुप रह, मैं सँभाल लूँगा उनको। और बीच में वो डॉक्टर बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अंकल, अंकल, अंकल। और वो उसने बिल्कुल होप छोड़ दिए, बिल्कुल वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया, और फिर उधर वहाँ पे वो चुप हो गया। और फिर वो हम जैसे ही हार्ट के एक हॉस्पिटल तक पहुँचे, तो वहाँ पर उनको हमने निकाला गाड़ी से बाहर और स्ट्रेचर बुलवाया, स्ट्रेचर पे उनको रखा। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही लेने से मना कर दिया। मैं उनको वहाँ पर बोल रहा हूँ कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ करके, ये मेरे पापा है करके, इनको लो अंदर। तो उन्होंने वहाँ पर शॉक वॉक देकर सब कुछ कोशिश करी, होश में नहीं आए वो बिल्कुल भी, वो मर चुके थे। बोल रहे हैं डॉक्टर्स, तो बोल रहे हैं मर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं हार मानने को तैयार था। मेरे सारे बड़े-बड़े दोस्त जो नासिक में बड़े-बड़े डॉक्टर्स थे, उनमें से एक ने तो मुझको कमिट किया था कि पीयूष कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो बताना, आदमी आधा घंटा पहले भी मरा हुआ होगा ना तो मैं उसको ज़िंदा कर सकता हूँ करके। मैं बोला वाह! इस आदमी को सबसे पहले बुलाते हैं। बुलाया उनको, आओ चेक करो। उन्होंने भी कोशिश करी, पापा नहीं होश में आए। एक जैसे छुरा-सा भोंक दिया हो किसी ने दिल के अंदर, इतना दुःख हुआ, और मैं बताना चाहता था मेरे पापा को कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। आज मैं जो एंटरप्रेन्योर बना हूँ, जो एक स्टेटस मिला है, एक रिस्पेक्ट मिला है समाज में, उनके कारण मिला है। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कंप्यूटर सीखने के लिए, उन्होंने ही मुझे कंप्यूटर का एक मास्टर बनवाया, और मैं अपना प्यार उनके प्रति एक्सप्रेस नहीं कर पाया, डरता रहा हमेशा उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। जीवन में ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई इंसान हमारे लिए इतना प्रिय हो जाता है, लेकिन हम उसका प्यार नहीं समझ पाते, उससे दूर भागते फिरते हैं। मैं पापा को अपने पास में रखना चाह रहा था, लेकिन उनका शरीर अब बिगड़ता जा रहा था, ले जाने का समय आ गया। वो दुःख मैं झेल नहीं पा रहा था। समय ऐसा आ गया कि उस दुःख में मैं एक अकेलापन-सा हर तरफ महसूस होने लग गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया मैं। तो रात-रात भर मैं बैठकर ऑफ़िस में काम करता, और मैं यही सोचता कि मेरे पास में इतना पैसा होते हुए मैं 5-10 करोड़ रुपया फूँक सकता था। उसने मौका क्यों नहीं दिया मुझको बचाने का? उस 10-15 मिनट के अंदर ही सब कुछ खत्म कैसे हो गया? एक आदमी बिल्कुल ठीक-ठाक कंडीशन में, बिल्कुल नॉर्मल इंसान घर से निकलता है, रात को उसकी डेड बॉडी घर के अंदर आती है। ऐसा हादसा हो कैसे सकता है? पैसा होते हुए मेरे साथ में ये कैसे हो गया करके। मैं बैठा हूँ, एक दिन रात में 9-10 बजे का समय है, और अचानक से एक लड़की हमारे ऑफ़िस में आ गई, और वो बोली कि मुझे अपना वेब होस्टिंग का पैकेज रिन्यू करना है, मैं पैसा देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि आप दिन में आओ, दिन में बिलिंग डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है, आप दिन में उनके साथ में। तो बोले नहीं, नहीं मुझको आज ही पैसे देना है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे मेरे पास में जमा करके चले जाओ, हम वैसे कभी भी कैश में हम बिज़नेस नहीं करते, आप देकर चले जाओ, आपको कल जो भी है आपका रिसीट वगैरह जो भी है आपको सब कल मिल जाएगा। बातचीत होना शुरू हो गई, बातचीत होना शुरू हो गई, और अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जो अकेलापन मेरे अंदर जो जमा हो चुका था, कोई एक ऐसी लड़की मेरे सामने आ गई है कि मैं उसके साथ में अपना खालीपन शेयर कर सकता हूँ करके। शुरुआत हुई, एक सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, प्यार हुआ हमारे बीच में, खूब प्यार हुआ, खूब हमारे बीच में, मतलब कहीं पर भी हमने कोई भी हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था। दोनों एक-दूसरे को इतना ज़्यादा हम चाहने लग गए थे।
लेकिन किसी ने मुझको फ़ोन करके एक दिन बोला, जिनको मैं अपना एक गुरु भी मानता हूँ, कि उन्होंने मुझको फ़ोन कर बोला कि पीयूष, तू जिस लड़की को चाहता है उस लड़की के साथ में तेरी शादी नहीं होगी करके। तब मैं उनको फ़ोन पर बोला था कि आपको मैं बता कर रख दूँ कि ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि जो हम दोनों को अलग कर सकती है करके। हम में इतना प्यार है। लैला मजनू में जितना प्यार होता होगा वैसा प्यार हमारे बीच में है। तो वो बोले कि देख ले तू, समय आएगा, समय के साथ-साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं बोला ऐसा कैसा समय आ सकता है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वहाँ से मैं जब निकला और वापस मैं नासिक पहुँचा, और नासिक पहुँचते ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर मैं पहुँचा, तो वो घर के बाहर आई और वो बोली कि हू आर यू? उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन मैंने हनुमान जयंती के दिन प्राण प्रतिष्ठा करी थी। मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल था। मैं नासिक का सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे अच्छा एक बैचलर लड़का था उस समय पे। बहुत अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स आते थे, सबको मैं मना कर देता था। मैं उसी से ही शादी करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता था। उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, रिश्ता टूट गया। वो दुःख नहीं सहा जाता है, जिसके साथ में ऐसा हुआ होगा उसको वो दुःख नहीं सहा जाता है। वो दुःख मैं सह रहा हूँ, वो दुःख सह रहा हूँ, हर हर 1 मिनट ऐसा बीतता था जैसे 1 घंटा हो। और देखा कि देखते-देखते उसने चुपचाप से शादी भी कर ली है, वो शादी कर नासिक छोड़कर चली भी गई है। मैंने भी सोचा अब मुझे भी शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। वो जो दुःख था कि पापा चले गए, पापा के जाने के बाद में गर्लफ्रेंड आई, वो गर्लफ्रेंड भी चली गई। तो अब मेरे अंदर का जो वैक्यूम था, कि एक पैसे वाला, एक सक्सेसफुल इंसान, लेकिन अंदर वैक्यूम भरा हुआ है, अंदर खालीपन-सा है। शादी हुई, शादी होने के बाद में भी मेरा वही एटीट्यूड, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। कि लेकिन ऐसा हुआ शादी होने के बाद में कि जिस गर्लफ्रेंड को मैं चाहता था, वो लौट कर वापस आई और उसने बोला कि पीयूष, मैं भी डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तुम भी डिवोर्स ले लो, हम फिर से एक साथ आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये शादी के 1 महीने के बाद में ही क्यों आई है? अगर इसके जीवन में दुःख था और ये अपने पति को छोड़कर आ चुकी थी, तो ये तो लंबे समय पहले छोड़कर आ चुकी थी, तो ये पहले क्यों नहीं आई? मेरे शादी से पहले क्यों नहीं आई? ये शादी के बाद ही क्यों आई? तो मैसेज मिल गया, जो मेरे गुरु ने जो कहा था, और हनुमान जयंती के दिन उन्होंने जो गदा मारी थी मेरे पीछे, मेरे को सबक मिल गया था कि ये वापस से अब मेरे लाइफ में वो नहीं आ सकती है। मैंने घर जाकर कोमल को एक्सेप्ट कर लिया, गले लगाया, सॉरी बोला मैंने उसको। मैंने अपने अंदर का जो वो ईगो था, वो मैंने उसको झटक दिया, और मैंने वहाँ से आगे कोमल को वो जगह दे दी, जो मेरे दिल में काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई थी। तो कोमल को जो दुःख मैंने पहुँचाया, समय रहते मुझे अकल आ गई कि मैंने उसके साथ में गलत किया। जैसे ही मैंने कोमल को भी उसकी जगह देना शुरू कर दी, उसको रिस्पेक्ट देना मैंने शुरू कर दिया, वहाँ से सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। 10-11 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर था, वो बढ़ते-बढ़ते 200 करोड़ के भी आगे हमारा टर्नओवर पहुँच गया था 10 सालों के अंदर ही। और सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया था। फ्लैशबैक कर मैंने जब देखा कि जब भी पैसा आया, उसने मेरे अंदर खूब अहंकार जगाया। मेरे पापा का जाना और मेरा कुछ न कर पाना, पैसा होते हुए भी मैं उनको नहीं बचा सका। गर्लफ्रेंड थी, लैला मजनू वाली स्टोरी थी, लेकिन पैसा होते हुए भी मैं उसे नहीं रोक पाया। और बाद में सबसे अंत में जो कुछ थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर अहंकार बच गया था, प्रकृति ने कहो या उस परमात्मा ने कहो, उसने क्या स्टोरी बनाई बिल्कुल पूरी तरीके से, कि बिल्कुल कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि एक साधारण इंसान के जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और वो हुआ। तो चलते-चलते जोश टॉक्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि कई सारे नौजवानों की मैंने कहानियाँ सुनी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन सबकी कहानियाँ मैंने जोश टॉक्स पे सुनी, और बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसा आप कुछ जब देखते हो, तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भी अपने अंदर शक्ति, एक ऊर्जा महसूस होने लग जाती है, और वो चल पड़ते हैं बिल्कुल, कि वो अपनी अंदर से वो एक जागृत कर देते, वो एक शक्ति को जागृत कर लेते हैं। जोश टॉक ने इसी तरीके से पिछले कई सालों से सबको प्रेरणा प्रदान करी है। मैं चाहूँगा कि आप सब हज़ारों लाखों लोग
इसी तरीके से प्रेरणा प्राप्त करते रहे और हर किसी को एक मौका मिले यहाँ पर आकर जोश टॉक्स के ऊपर अपने आप को उसी तरीके से प्रेज़ेंट करने का जैसे मैं आपके सामने आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ।